नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद हम आपसे इस सेशन में मिल रहे हैं और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 26 और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आईपीसी के सेक्शन 26 की, सीआरपीसी के सेक्शन 26 की। सीआरपीसी सेक्शन 26 और इसका टाइटल है न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है। ऐसे न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। तो इसमें देखें तो सबसे पहला है भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी भी तरह के जो अपराध हैं वो उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय है और सेशन न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जा सकता है। उसके अलावा जो प्रथम इन दोनों के अलावा ऐसे न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा, उनकी ट्रायल की जाएगी ऑफेंस की, जिन न्यायालय को प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। और इसके अलावा जो इसमें एक परंतु है उसमें देखें तो आईपीसी सेक्शन 376 और 376A से लेके कै से लेके घ तक के जो अपराध हैं वो ऐसे न्यायालय द्वारा विचारणा किए जाएंगे। उन मामलों की सुनवाई ऐसे न्यायालय द्वारा की जाएगी जिनकी पीठासीन अधिकारी कोई लेडीज़ हो, कोई स्त्री न्यायिक जुडिशियल ऑफिसर हो। ऐसे इन सेक्शनों की सुनवाई ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 27 और इसका टाइटल है किशोरों के मामले में अधिकारिता। इस सेक्शन में हम देखें तो ऐसे अपराधों का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, अर्थात ऐसे अपराध जिनमें मृत्यु या आजीवन कारावास से कम की सज़ा रहती है, जो ऐसे अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु जब वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है उसकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से कम हो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किया जाएगा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जाएगा जिसे बालक अधिनियम जो 1960 है या किशोर अपराधियों जो किशोर न्यायालय जो है उससे संबंधित जो नियम है, उससे संबंधित जो लॉ है, उससे रिलेटेड अधिकारी इसमें सुनवाई करेंगे। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ऐसे बालकों के अपराधों का विचारण या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा या ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोरों से रिलेटेड जो लॉ है उन मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे अपराधों का विचारण किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 27। इसका टाइटल है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। मतलब ऐसे दंडादेश, ऐसे दंड जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा दिए जा सकेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय को किसी भी दंडादेश देने के लिए पूरी पावर दी हुई है। नेक्स्ट है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन जो मृत्यु दंडादेश है, मृत्यु का जो दंड है, उसको देने के लिए किसी भी सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय को उस दंड के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा उसको पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी, उसकी पुष्टि की जानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सहायक सेशन न्यायाधीश। जो नेक्स्ट पॉइंट है सहायक सेशन न्यायाधीश या
सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की कारावास की दंडादेश के अलावा कोई भी दंडादेश दे सकते हैं जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। मतलब जो सहायक सेशन न्यायाधीश है वो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की, ऐसे अपराध जिनमें 10 वर्ष से अधिक की सजा है, उनके अलावा कोई भी दंडादेश दे सकते हैं सहायक सेशन न्यायाधीश। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 29 और इसका टाइटल है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। ऐसे दंडादेश जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वो ऐसे अवधि के दंडादेश दे सकता है जिसमें 7 वर्ष से अधिक की कारावास की जो सज़ा है उससे कम तक के जो अपराध हैं उनमें सज़ा दे सकता है। मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे सभी अपराधों में दंडादेश दे सकता है जिसमें सज़ा 7 वर्ष से कम की हो। ऐसे दंडादेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो 3 वर्ष से कम की सज़ा वाले अपराधों में सज़ा दे सकता है। और इसमें अगर जुर्माने की बात करें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 50,000 से कम तक के जुर्माने वाले अपराधों 50,000 से कम तक का जुर्माना लगा सकता है या दोनों कर सकता है। जो 50,000 से कम का जुर्माना और 3 वर्ष से कम की सज़ा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से जो कम के अपराध हैं उनमें सज़ा दे सकता है और 1 वर्ष से कम तक की सज़ा दे सकता है। और जुर्माने की बात करें तो 5,000 से कम तक जुर्माना द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट लगा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियाँ और जो महानगर मजिस्ट्रेट है, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियाँ होंगी। ये है सेक्शन 29। इसके बाद है सेक्शन 30 और इसका टाइटल है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना देने में लापरवाही करता है या वो नहीं देता तो उसमें कारावास कितना होगा, कितना मजिस्ट्रेट उस जुर्माना नहीं देने की कंडीशन में कितना कारावास की सज़ा दे सकता है। तो इसमें यदि हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो ये है किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर ऐसी सज़ा जो विधि द्वारा उसको पावर दी गई है, जो विधि द्वारा वो प्राधिकृत है, वो दे सकता है। तो इसमें देखें तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर ए है जो सेक्शन 29 है, धारा 29 है, उसके अधीन जो मजिस्ट्रेट को जो पावर दी गई है किसी भी अपराध में देने के लिए, उस अपराध मतलब उस शक्ति से अधिक वो नहीं दे सकता। फिर अगर इसमें पॉइंट नंबर बी की बात करें, जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहाँ कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी। उस मजिस्ट्रेट जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। इसको यदि हम देखें तो जो कारावास है, कारावास मुख्य दंडादेश के भाग में जहाँ कारावास है वो मुख्य दंड के रूप में दी गई है, तो उसमें
जो जुर्माना नहीं देने पर जो कारावास है वो उसकी सज़ा की अवधि है ना उससे चौथाई से कम नहीं होगी, चौथाई से अधिक नहीं होगी, चौथाई से अधिक नहीं होगी, जिसको वो मजिस्ट्रेट देने के लिए सक्षम है। अब जैसे एक एग्जांपल देखें, मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, उसको 3 साल तक की सज़ा देने का पावर रहता है किसी भी अपराध में, मैक्सिमम वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है। तो जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको जो मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा देने का रहता है, तो 3 साल को अगर हम कन्वर्ट करें महीनों में तो 36 मंथ होते हैं। तो 36 मंथ का जो 1/4 है, 1/4 9 महीने, तो वो जुर्माना नहीं देने की कंडीशन में, किसी अपराध में जुर्माना नहीं देने की कंडीशन में वो मैक्सिमम 9 महीने तक ही सज़ा दे सकता है, उससे ज़्यादा मुंसिफ मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट सज़ा नहीं दे सकता। तो ये था सेक्शन 30। इसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में जुर्माना नहीं जमा कराने पर मजिस्ट्रेट कितनी सज़ा दे सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये है 1/4 हिस्से से जो उसको पावर दी गई है उससे 1/4 हिस्से से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता। इसके बाद हम देखें सेक्शन 31 का टाइटल है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए सिद्ध दोष होने के मामलों में दंडादेश। इस सेक्शन में देखें तो यदि कोई विचारण है, कोई ट्रायल है, उसमें 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए किसी एक व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है, तो ऐसे अपराधों के लिए विभिन्न जो अपराध हैं उनके लिए यदि न्यायालय यह निर्देश नहीं देता कि ये जो अपराध है इससे संबंधित जो दंड दिया गया है यह अलग अलग भोगा जाए, अगर ये निर्देश नहीं देता तो ऐसे अपराधों की जो सज़ा है वो एक के बाद एक प्रारंभ होगी। ये है, यदि कोर्ट ये कह देता है कि जो सज़ा है वो एक साथ भोगी जाएगी तो वो एक साथ भोगी, उनकी सज़ा उनको एक साथ चलेंगी सज़ा। यदि निर्देश नहीं देता है तो वो पहले एक सज़ा पूरी होगी, उसके अलावा फिर जैसे ही सज़ा पूरी होती है उसके अलावा फिर दूसरी सज़ा चालू होगी। और इसमें छोटा जो सेकंड नंबर पॉइंट है उसमें एक परंतु भी दिया गया है। तो उसमें देखें, किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति चाहे कोई सी भी कंडीशन हो उसमें 14 वर्ष से अधिक की सज़ा के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी चाहे कंडीशन हो, एक व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक का कारावास उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। और जो संकलित दंड है, जो संकलित दंड की उस मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। इसमें अगर हम इस पॉइंट को हम देखें तो यदि कोई न्यायालय किसी अपराध को देने के लिए सक्षम है तो जो संकलित दंड है, जो जुड़े हुए हैं, उसमें जो सज़ा दी जाएगी वो दुगनी नहीं होगी, दुगनी से ज़्यादा नहीं होगी, दुगनी से अधिक नहीं होगी जिस अपराध के लिए वो न्यायालय देने के लिए उसे सक्षम है। तो ये है। और अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवत दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन विरुद्ध उसके दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। अपील की कंडीशन में देखें तो उन सभी का दंडादेशों का जो योग है उसको एक दंडादेश ही समझा जाएगा अपील की कंडीशन में, अपील के प्रयोजन के लिए। तो ये था दोस्तों सेक्शन 31। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेक्शन 32। और सेक्शन 32 को हम देखें तो इसका टाइटल है शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग। शक्तियाँ किस तरीके से प्रदान की जाएंगी, तो इसको हम देखते हैं एक बार। तो शक्तियाँ प्रदान करने का ये जो सेक्शन है, इसमें जो भी शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी वो उस तारीख से प्रभावी होंगी, उस तारीख से प्रभावित मानी जाएंगी जिस तारीख को ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है।
जिसको शक्तियाँ दी गई हैं उसको जैसे ही उसको सूचना दी जाती है उस तारीख से प्रभावी हो जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। तो इस सेक्शन को हम देखें तो ये शक्तियाँ वह अधिकारी स्थानीय क्षेत्र में जहाँ वह नियुक्त किया गया है वहाँ उन शक्तियों का वह अधिकारी प्रयोग करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 34। सेक्शन 34 को यदि हम देखें तो सेक्शन 34 का टाइटल है शक्तियों को वापस लेना। तो इसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मजिस्ट्रेट को कोई शक्ति है तो उनको दी हुई शक्तियाँ हैं उनको वापस ले सकती है। ये उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के ये इनके पावर रहती है कि किसी भी मजिस्ट्रेट को कोई शक्तियाँ दी गई हैं तो वो वापस उनको ले सकती है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट से वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियाँ प्रदान की गई थी। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को कोई शक्तियाँ दी गई हैं तो वो शक्तियाँ वापस ली जा सकती हैं उस मजिस्ट्रेट से जिसके द्वारा ये शक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई थी या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन है वो है सेक्शन 35 और इसका टाइटल है न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। तो इसका मतलब है न्यायाधीश या जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी शक्तियों का प्रयोग उसके जो पद उत्तरवर्ती हैं जो उससे जो उसके जो उत्तराधिकारी हैं एक तरीके से उनके द्वारा, उत्तराधिकारी का मतलब फैमिली उत्तराधिकारी नहीं, जो उनके जो नीचे हैं उनके द्वारा, इसका मतलब इस कंडीशन में है। तो इसमें किसी मजिस्ट्रेट, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। और यदि इस बारे में कोई शंका होती है, कोई डाउट है किसी प्रकार का कि उसका पद उत्तरवर्ती कौन होगा, तब सेशन न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में एक लिखित आदेश द्वारा यह फिक्स किया जाएगा, यह सूचित किया जाएगा कि अपर न्यायाधीश की मतलब इसका उत्तराधिकारी कौन रहेगा। इसका लिखित आदेश द्वारा अपर या सेशन या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती इसको समझा जाएगा। सेशन न्यायाधीश का जो पद उत्तरवर्ती है वो अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश समझा जाएगा। और इसके बाद में यदि कोई मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तो इस संबंध में भी लिखित सूचना द्वारा बताया जाएगा कि यह अवधारित किया जाएगा, यह निर्णित किया जाएगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट उसका पद उत्तरवर्ती है और किन्हीं कार्रवाई या आदेश में कौन सा इसका मजिस्ट्रेट मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो पद उत्तरवर्ती कानूनी कार्रवाइयों में और आदेशों के लिए मजिस्ट्रेट इसका पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। तो अगर सेशन न्यायाधीश के पद उत्तरवर्ती की बात करें तो इसका पद उत्तरवर्ती सहायक सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश समझा जाएगा। और मजिस्ट्रेट के कंडीशन में, उस कंडीशन में जो उनका जो उससे नीचे जो मजिस्ट्रेट हैं वो उसके पद उत्तरवर्ती समझे जाएंगे। ये है सेक्शन 35 और ये सेक्शन 35 चैप्टर 3 में बताए गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। और इसका टाइटल मैं अगर देखूं तो इसका टाइटल है, इस अध्याय में 2 पार्ट हैं। हम नेक्स्ट सीरीज़ में हम ए पार्ट जो है, क्या पार्ट है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ।
इसको हम देखेंगे। और ये सेक्शन 36 से स्टार्ट होता है, तो सेक्शन 36 से हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे।